हेलो डियर स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक मेटल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, जिसके बारे में एनसीईआरटी में आर्टिकल नंबर 4.3.13 में लिखा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन से होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, मान लिया ये एक डी ब्लॉक मेटल का लैटिस है, ठीक है ना। ये मेटल्स हो गए। मेटल्स की पैकिंग के बाद दो टाइप के वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। और उन वॉइड्स को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से कुछ वॉइड्स बन रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, ये वॉइड हो गया है ना, ये वॉइड। वॉइड्स आ रहे हैं, ठीक है। इन वॉइड्स में नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स के एटम्स ऑफ एप्रोप्रिएट साइज कैन बी हेल्ड इन दिस मेटल लैटिस। अब अगला सवाल उठता है कि मैंने नॉन रिएक्टिव क्यों बोला। अगर रिएक्टिव नॉन मेटल्स अगर लेंगे तो मेटल के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे नॉन मेटल्स जो लेस रिएक्टिव होते हैं, मेटल के साथ जनरली रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, उनके एटम्स अगर इस मेटल लैटिस के वॉइड्स में ट्रैप हो जाते हैं तो इस तरीके से बनने वाले कंपाउंड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखिए, और इस रिगार्ड में हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ज्यादातर इन नॉन मेटल से ही इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक नॉन मेटल का आइटम आ गया, मान लीजिए सपोज करिए ए एंड ए, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, मान लिया हमने एक कंपाउंड लिखा Na+Cl-, है ना। एक कंपाउंड मैंने लिख दिया SiO2। इसको क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं? कोवलेंट कंपाउंड। तो इसको आयनिक क्यों कहा गया? क्योंकि इस कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं स्पीसीज, उनके बीच आयनिक इंटरेक्शन। इसको कोवलेंट क्यों कहा गया? क्योंकि इस कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे आर बॉन्डेड टू वन अदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों कहा गया? बिकॉज एटम्स ऑफ नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल्स ऑफ appropriate size get trapped into the interstitial voids of metal lattice, and that is why such type of compound is called interstitial compounds. अच्छा, इनके आने से क्या क्या इफेक्ट होंगे इस मेटल के प्रॉपर्टीज में, उन पर बात करते हैं। एक बात और ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो नॉन मेटल का एटम है ना, ये एटम इन मेटल के साथ कोई केमिकल इंटरेक्शन में नहीं होता है, जस्ट वंडरवाल फोर्सेस से हेल्ड होता है वॉइड में, ठीक है ना। और ऐसे कंपाउंड जनरली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, Fe3C सीमेंटाइट, Fe3H हाइड्राइट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइट, TiC, WC
TAC, इसके अलावा VH 0.56, MN4N. तो जनरली इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टोकियोमेट्रिक, ठीक है ना, लेकिन कुछ कंपाउंड स्टोकियोमेट्रिक भी मिलते हैं, जैसे TIC, WC एंड TAC, लेकिन इनकी जो स्टोकियोमेट्री है उस स्टोकियोमेट्री को हम इन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जब कोई पैकिंग होती है तो यूनिट सेल में जितने एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाडल वॉइड्स बनते हैं और टेट्राडल वॉइड 2 टाइम्स बनते हैं, और ऑक्टाडल वॉइड का साइज बड़ा होता है। तो जैसे मान लिया मैं WC लेता हूं, वुल्फ्रम कार्बाइड, तो जितने वुल्फ्रम के एटम्स होंगे उतने ऑक्टाडल वॉइड्स बनेंगे, और हर ऑक्टाडल वॉइड कार्बन एटम से ऑक्युपाइड है, इसलिए यहां स्टोकियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल कार्बाइड बना। Fe3C नॉन स्टोकियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल कार्बाइड है। Fe3H नॉन स्टोकियोमेट्रिक आयरन हाइड्राइड है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक वैनेडियम हाइड्राइड है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब मैं ऐसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट जरा सोचिए कि ऐसे एटम के आ जाने से आप जानते हो क्या होगा, इस मेटल लैटिस की देखा जाए तो थोड़ा लैटिस एनर्जी बढ़ गई होगी। कैसे? एक्स्ट्रा वंडरवाल फोर्सेस यहां पे डेवलप हो गए, यानी इस नॉन मेटल के एटम्स मेटल के एटम से क्या होगा, अट्रैक्टेड होंगे बाय फिजिकल फोर्सेस, जिसके कारण ओवरऑल क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस लैटिस में बढ़ गए, इसलिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। केमिकल रिएक्टिविटी क्यों कम हुई? सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट रिएक्शन करता है तो रिएक्शन एटॉमिक स्केल पर होती है, तो जब इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इसके एक एटम को प्रोड्यूस करने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसके अलावा हार्डनेस बढ़ जाएगी क्योंकि इसकी डेंसिटी बढ़ गई, कंप्रेसिबिलिटी कम हो गई, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी लेस हो जाएगी, ठीक है ना। मेटालिक बॉन्ड पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं आएगा, इसीलिए ऐसे कंपाउंड दे जनरली रिटेन देयर मेटालिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को रिटेन करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को रिटेन करते हैं। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स, जो चेंजेस यहां पर होते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी में इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा गया है, आप लोग देखें। दे हैव, देखिए यहां पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में लिखा गया है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। समझ गए ना? प्योर मेटल के रेस्पेक्ट में इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड होंगे उस मेटल का जो बना होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। नेक्स्ट, दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, मैंने एक्सप्लेन किया। दे आर केमिकली इनर्ट, डेंसिटी बढ़ जाएगी, डक्टिलिटी मैलिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग डी ब्लॉक के मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आएंगे, विच इज एलॉय फॉर्मेशन, जो कि आर्टिकल नंबर 4.3.14 में लिखा गया है। पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इनमें एलॉय फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्यों ज्यादा होती है, ठीक है ना।
इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं पहले। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स को हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स को रिप्रेजेंट किया है यहां पे। तो जो मेन बात जानते हो क्या है इनकी एलॉय फॉर्मेशन की, इनमें साइजेस में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम इनका मेटालिक रेडियस देखना चाहें स्टूडेंट्स, तो स्कैंडियम का मेटालिक रेडियस आता है 164 पिकोमीटर, 147 पिकोमीटर टाइटेनियम का होगा, वेनेडियम का 135 पिकोमीटर, 129 पिकोमीटर क्रोमियम, मैग्नीज 137 पिकोमीटर, आयरन 126 पिकोमीटर, कोबाल्ट 125 पिकोमीटर, निकल 125 पिकोमीटर, कॉपर 128 पिकोमीटर और जिंक 137 पिकोमीटर। ठीक है ना। इस पर एक इलस्ट्रेशन बड़ा अच्छा हम आपको बताते हैं। आपने एक एलॉय सुना होगा नाइक्रोम। इस एलॉय के वायर्स को हम लोग यूज करते हैं हीटर्स में। हमने क्या बताया, नाइक्रोम। ओके, तो नाइक्रोम बेटा किस में है, इसमें कौन कौन से मेटल हैं, निकल, क्रोमियम और आयरन। और आयरन यहां पर है, ठीक है ना। इसमें ये 3 मेटल्स हैं। अब जरा साइज देखिए इनका। निकल का साइज 125 पिकोमीटर, क्रोमियम 129 पिकोमीटर, आयरन 126 पिकोमीटर। आप देख रहे हैं इनके साइजेस बराबर। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इन मेटल के एटम्स के साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर या क्लोज होने पर क्या होगा, इनके एटम्स एक दूसरे में क्या होगा, आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं और एक सॉलिड सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसे और केस हम आपको बताते हैं। एक आता है मोनल मेटल, एक एलॉय है मोनल मेटल। मोनल मेटल में होता है कॉपर और निकल। कॉपर का रेडियस कितना है, मेटालिक रेडियस 128 पिकोमीटर और निकल का कितना है 125 पिकोमीटर। ठीक है ना, मोनल मेटल। इसके अलावा नेक्स्ट जर्मन सिल्वर ले लेता हूं। जर्मन सिल्वर, सॉरी, जर्मन सिल्वर इज मेड ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। कॉपर, जिंक एंड निकल, ठीक है ना। 128, 137, 125, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट ब्रास, कॉपर एंड जिंक, 128, 137, ठीक है ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स आयरन से हम बहुत डिफरेंट टाइप के स्टील्स बनाते हैं। जैसे क्रोम स्टील, क्रोम स्टील में क्या होगा, आयरन होगा, क्रोमियम होगा। आयरन का साइज कितना है 126, क्रोमियम कितना है 129,
ठीक है ना, मोलिब्डेनम स्टील, मैग्नीज स्टील एंड सो ऑन। ठीक, तो मेन कॉज क्या हुआ कि चूंकि इन मेटल के साइजेस में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए ये मेटल्स, इन मेटल के एटम्स आपस में इजीली मिक्सअप हो जाते हैं और एलॉय फॉर्मेशन की टेंडेंसी बेटर होती है। अब स्टूडेंट्स देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, एलॉय फॉर्मेशन। देखिए मैं इस लाइन को पढ़ता हूं स्टूडेंट्स, यहां पे सच alloys are formed by atoms with metallic radii that are within about 15% of each other, यानी बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनके मेटालिक रेडियाई में। ठीक है, और एक और अच्छा पॉइंट उन्होंने लिखा है, ओके, बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, alloys are readily formed by these metals। और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स इन्होंने लिखे हैं, देखिए ब्रास, कॉपर, जिंक, कॉपर टिन, ये थोड़ा सा यहां पे ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन का हो गया एलॉय एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।